दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सर्कुलर मोशन चैप्टर का आज हमारा 16th एपिसोड है एंड पिछले एपिसोड में हम एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को समझे और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। बट अभी तक जो हमने क्वेश्चंस लिए थे उनमें हम रिजिड बॉडी का केस ले रहे थे, जिसमें आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए या फिर आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का जो मैग्नीट्यूड था वो हमारा वेरी नहीं कर रहा था, इसलिए कुछ टर्म्स हमारी गायब हो गई थी। खासकर जो कोरियोलिस वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया और दूसरा एक हमारे जो रिलेटिव एक्सेलरेशन वाली पार्ट थी वो हमारा खत्म हो गया था। आज का जो एपिसोड है उसमें हम ऐसी प्रॉब्लम्स करेंगे जहां पे ये दोनों ही टर्म अपीयर होंगी, मतलब जिसमें आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या बी विद रिस्पेक्ट टू ए को हम वेरी कराएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक्सप्रेशन लिख दूं, एक्सेलरेशन का क्या एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था और कैसे डिराइव किया था वो भी मैं आपको बता देता हूं। और आज हम रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल कब करते हैं? जब किसी रिजिड बॉडी जो कि रोटेट कर रही है उसके ऊपर अगर एक और मैं बॉडी को रख दूं और वो भी मूव कर रही हो तो उस केस में हम रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे। हमने वेलोसिटी वाले केस में भी देखा था, अब हम एक्सेलरेशन वाले केस में भी देखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि वेलोसिटी को हमने क्या लिखा था। जैसे मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, ए की वेलोसिटी को अगर मैं लिख रहा हूं तो वेलोसिटी ऑफ बी प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव। और मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो कंपोनेंट आता है ये किसकी वजह से आता है? ये जो मैग्नीट्यूड होता है ए एंड बी के बीच का, उसमें जो वेरिएशन होता है उसकी वजह से आता है। अगर आपको याद दिलाऊं मैं तो मैं कह सकता हूं कि आर ऑफ ए विल बी इक्वल टू आर ऑफ बी प्लस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हमारे पास ये पोजीशन का एक्सप्रेशन था। तो जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमने बोला डी आर ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बी बाई डी टी। ये दोनों थे एब्सोल्यूट वेलोसिटीज बन गई थी और ये किसके रेस्पेक्ट में मेजर की गई थी? ये फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मेजर की गई थी। इसको हमने वी ए लिख दिया था इज इक्वल टू वी बी। ये जो है ये फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिखी गई है। प्लस क्या बन जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ ये सारा गेम ये टर्म खेलती है, ये जो टर्म है ये सारा गेम खेलती है। अब यहां पे दो चीजें हैं, बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो ना आप, तो हो सकता है कि बी जो है वो एक रिजिड बॉडी है जो मूव कर रही है फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। सोचिए कि ये मेरे पास फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस है आई कैप एंड जे कैप और ये मेरा फिक्स पॉइंट है। यहां पे कोई रिजिड बॉडी है जो जिसका यहां पे मैं एक्सिस ले लेता हूं आई कैप एंड जे कैप और ये रोटेट कर रही है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है बी और इसी रिजिड बॉडी के ऊपर एक और बॉडी रखी हुई है जो ए है। ठीक है, और वो भी अपनी मूव कर रही है भाई, वो भी अपना रोटेट कर रही है या मूव कर रही है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अब जरा आप ध्यान से देखो, आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो ये बनेगा और यहां पे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी वेरी कर रहा है और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी वेरी कर रही है, लेकिन इटसेल्फ जो बी है वो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में है, वो रोटेट कर रहा है। तो उस केस में आपका क्या होगा? जो आई कैप जे कैप होंगे वो भी आपके बदलेंगे भाई, आई कैप जे कैप की डायरेक्शन बदलेगी। तो अब आप क्या करोगे? अब आप इसको जब आप लिखोगे तो इसमें एक तो टर्म आएगी ओमेगा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये तो रोटेशन की वजह से आई है। ठीक है, और एक और टर्म आएगी दोस्तों और वो क्या बनेगी? वो इसका मैग्नीट्यूड जो बदल रहा है उसका जो डेरिवेटिव लोगे वो बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव। ये भी आपका एक और कंपोनेंट है। ये मैग्नीट्यूड में जो बदलाव आएगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है उसमें जो बदलाव आएगा उसके डेरिवेटिव की वजह से ये टर्म आएगी और जो आई कैप जे कैप जो रोटेट कर रहे हैं उनकी वजह से जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो दोस्तों। अच्छा, दूसरा जरा देखिए, अब अगर मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है तो ये टर्म मेरी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसका अगर मैं फर्दर डेरिवेटिव ले लूं तो ये क्या बनेगा? जरा देखिए, ये डी वी ए बाई डी टी बन जाएगा इज इक्वल टू डी वी बी बाई डी टी। पहले एक बार यहीं तक रुकते हैं। ये क्या है? ये है एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए और ये है एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस देखी गई है। ठीक है, प्लस अब बताओ इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब इसमें तीन टर्म है, आप बोलोगे तीन कौन सी है सर? दो तो दिख रही है मुझे, तीसरी कौन सी है? तीसरी जनाब इसकी जो डायरेक्शन है वो भी वेरी कर रही है ना, रोटेट कर रहा है ना बी। तो यहां पे जब आप लिखोगे तो यहां पे क्या बनेगा? पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये बन जाएगा अल्फा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। फिर बताओ क्या बनेगा? फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ओमेगा क्रॉस, अब बताइए
इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो ये दो टर्म निकल के आएंगी, ये दो टर्म इसके डेरिवेटिव से तो निकल के आई थी, आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, फिर से इसका डेरिवेटिव आ गया तो यही दो टर्म फिर से निकल आएंगी, ओमेगा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और एक आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव, ठीक है ना। ये दो टर्म यहां से निकल के आएंगे, सही है भाई। ये इसके डेरिवेटिव से निकल के आई, प्लस क्या बनेगा बताओ जरा, प्लस यहां पे जरा देखो ओमेगा, अच्छा इसका डेरिवेटिव होगा ना भाई, इसमें मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा, और इसके डायरेक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो ये टर्म आएगी। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो प्लस क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव, और इसमें भी क्या है बताओ जरा, इसमें भी एक ओमेगा की टर्म आएगी। क्यों भाई ओमेगा की टर्म आएगी, बिकॉज इसकी डायरेक्शन भी तो बदल रही है, ठीक है। तो इसमें अब मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा, और डायरेक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक और ये टर्म आ जाएगी दोस्तों। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस ये जो बनेगा अल्फा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन, और जो अल्फा है वो बी के रेस्पेक्ट में मेजर किया गया है। बी की जो आपने जो रेफरेंस एक्सिस ली है वो किस एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है, वो वाली एंगुलर एक्सेलरेशन है, ध्यान दीजिएगा। प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस यहां पे देखो ओमेगा क्रॉस ये आएगा, और यहां पे भी सेम टर्म ये भी है, तो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव, ठीक है। एक तो ये टर्म आ गई, प्लस क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आपकी रिलेटिव है। अब आप जरा समझिए कि कौन सी टर्म कब आएगी, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं कोरियोलिस एक्सेलरेशन, आगे चल के आप कोरियोलिस फोर्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको समझाऊंगा कि ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन कैसे है, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये कह सकते हो कि ये जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की। किस एंगुलर एक्सेलरेशन से वो रोटेट कर रही है, ये एंगुलर वेलोसिटी है रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की, ठीक है। और ये क्या है, ये किस वजह से आई है, ये आया है अगर ए और बी के बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो बदल रहा हो, डिस्टेंस जो है ना वो बदल रही हो टाइम के साथ, तो ये आएगा। और ये क्या है, ये अगर दोनों के बीच का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर बदल रहा है, दोनों के बीच में वेलोसिटी है, ए एंड बी का जो डिस्टेंस है वो बदल रही है टाइम के साथ, और उसका डबल डेरिवेटिव बोल दो आप, डी बाई डी टी ऑफ आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर इसका डबल डेरिवेटिव ले लूं मैं आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड का, तो फिर ये बनेगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, ये किस वजह से आई है, ये भी मैग्नीट्यूड की वजह से ही आई है, ठीक है। ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, ये ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है। तो आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है। अब बेहतर ये होगा कि इसके ऊपर क्वेश्चंस किए जाएं और क्वेश्चन से इसको समझा जाए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी टर्म आएगी, कौन सी टर्म गायब रहेगी, कौन सी टर्म एब्सेंट होगी, ठीक है, वो अपने को क्वेश्चन से पता चलेगा। तो चलिए जरा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं। जरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, मान लीजिए मेरे पास कोई डिस्क है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई डिस्क है इस तरह की, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क जो है वो रोटेट कर रही है, और यहां पे मान लीजिए कोई एक्सिस दे रखी है, हाई कैप, जे कैप एंड के कैप, और यहां पे हमने क्या किया हुआ है, हमने ग्रूव निकाला हुआ है, ठीक है, यहां पे इसका कोई ग्रूव निकाला हुआ है, ऐसे इसकी खुदाई की गई है, और इसमें क्या किया है, एक बॉल रख दी गई है, एक यहां पे बॉल रखी हुई है, ठीक है। मैं इस डिस्क को रोटेट कर रहा हूं, इसका ओमेगा भी दे रखा है और इसका अल्फा भी दे रखा है। ओमेगा की वैल्यू जो दे रखी है वो है मान लीजिए 6 रेडियन पर सेकेंड, और अल्फा की वैल्यू है 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये मान लीजिए मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है और एंगुलर वेलोसिटी है। दूसरा, इसकी जो रेडियस दे रखी है वो आपको दी हुई है 0.8 मीटर, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो बॉल है वो आपकी आर नोट डिस्टेंस पे है, आर नोट की वैल्यू दे रखी है 0.4 मीटर। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो यहाँ पे ग्रूव के अंदर जो बॉल रखी गई है वो आपको 0.4 मीटर पे रखी गई है। सवाल क्या है, सवाल है एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बताइए क्या आएगा, आपको बॉल की एक्सेलरेशन बतानी है क्या होगी, क्वेश्चन ये है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो अब जरा देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे बॉल जो है बाहर की तरफ निकलेगी,
अच्छा, कुछ और इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, ये दे रखा है कि बॉल की इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, वो आपको दे रखी है भाई। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉल की जो वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है, वो है 0.6 मीटर पर सेकेंड, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई। एंड एक्सेलरेशन भी आपको दे रखी है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, डिस्क के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन दे रखी है भाई, ठीक है, और वो है 0.150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ बॉल क्या होगी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या होगी, दोनों ही बतानी है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं इस क्वेश्चन की, ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक और सोल्व किया था, उसमें हम कर चुके हैं। अब हमें एक्सेलरेशन को मेनली फोकस करना है, ठीक है। तो कैसे देखें दोस्तों, जरा आप ध्यान से देखिए, यहां पे जो बॉल है वो बाहर की तरफ आ रही है, इसका मतलब जो डिस्क है, डिस्क के पॉइंट को मैं ओ मान लूं एक मिनट के लिए कि डिस्क पे जो पॉइंट है वो ओ मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, हालांकि डिस्क रोटेट कर रही है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि मेरी जो रेफरेंस एक्सिस है वो भी साथ साथ रोटेट कर रही है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों मानोगे? अगर आप रेफरेंस एक्सिस को साथ साथ रोटेटिंग मान लोगे, मैं इसको आई कैप ले रहा हूं, इसको जे कैप ले रहा हूं और इसको के कैप ले रहा हूं, अगर रेफरेंस एक्सिस को भी रोटेटिंग मान लोगे, रोटेटिंग ओमेगा ये होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन मेरी ये होगी, तो मेरी जो इस बॉल की पोजीशन है वो ऑलवेज आई कैप की तरफ रहेगी, क्योंकि ये बॉल जो है ग्रूव पे ही तो निकल सकती है ना, ग्रूव पे ही तो बाहर की तरफ आएगी, और ग्रूव पे आएगी तो आप ये कह सकते हो कि ऑलवेज जो एक्सेलरेशन आएगी वो आपकी आई कैप की तरफ आएगी। दूसरा, यहां पे जो आर है वो टाइम के साथ बदल रहा है, बॉल की जो ओ के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है, जो डिस्क वाला पॉइंट ओ ले लो ना, आप डिस्क पे कोई पॉइंट ले लो ओ, उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी दे रखी है और एक्सेलरेशन दे रखी है, इसका मतलब आर बदल रहा है इसका, और इसकी वेलोसिटी भी टाइम के साथ बदल रही है। तो ध्यान से समझिए, आर की जो वैल्यू आएगी, मतलब आप ये कह सकते हो पोजीशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, ये जो है ये आपका वेरी कर रही है, ये मेरा वेरी कर रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो आई कैप ही रहेगी। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका वेरी करेगा, जो मैग्नीट्यूड है वो आपका वेरी कर रहा है, बट डायरेक्शन मेरी आई कैप ही रहेगी। क्यों रहेगी डायरेक्शन आई कैप? क्योंकि मैं इसको आई कैप को रोटेटिंग मान रहा हूं, तो ये डायरेक्शन ऑलवेज आई कैप की तरफ रहेगी। क्लियर है? जिस एंगुलर वेलोसिटी से डिस्क रोटेट कर रही है, उसी एंगुलर वेलोसिटी से मैं ओमेगा को भी, मतलब मेरी जो एक्सिस है उनको भी रोटेट कर रहा हूं, सेम। तो अब अगर मान लीजिए मैं बॉल की एक्सेलरेशन को लिखूंगा, तो दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ओ, और ये दोनों किसके रेस्पेक्ट में मेजर किए गए हैं? विद रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस। अब फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस में आई कैप इधर ले रहा हूं, जे कैप इधर ले रहा हूं, के कैप इधर ले रहा हूं, मतलब जिस इंस्टेंट पे आप एनालिसिस कर रहे हो उस इंस्टेंट पे आपकी जो फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस है और जो रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस है उनको सेम ले लिया करो, ठीक है? उससे कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको कोई जोड़ घटा गुणा भाग में दिक्कत नहीं आएगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ओ प्लस एल्फा क्रॉस, लेकिन इस बार ये एल्फा क्या है? एल्फा रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस की एंगुलर एक्सेलरेशन है, आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस क्या बन जाएगा दोस्तों? प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये बनेगा दोस्तों, ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा। तो अब अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन ऑफ बॉल को लिखूंगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ओ क्या बनेगा? वो बनेगा 0 प्लस एल्फा। एल्फा की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों? एल्फा की वैल्यू बनेगी 3 के कैप, के कैप क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, बॉल की पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में फिलहाल कितना है बताओ? 0.4 आई कैप। जिस इंस्टेंट पे अपने को कैलकुलेट करना है वो है 0.4 आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा? 36, और ये ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, किस एंगुलर वेलोसिटी से एक्सिस रोटेट कर रही है, इनटू आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या बन जाएगा दोस्तों? आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ जो बनेगा वो बनेगा 0.4 आई कैप। ये ऑलवेज आई कैप की तरफ रहेगा भाई, तो जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा है उस इंस्टेंट पे भी आई कैप की तरफ ही है, ठीक है? तो प्लस 2 ओमेगा, तो ये 12 बन जाएगा भाई, 12 के कैप क्रॉस वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ। जो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो बॉल की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ओ जो है वो 0.6 है और आई कैप की तरफ है, बॉल आउटसाइड जाएगी भाई, डिस्क के रेस्पेक्ट में बाहर की तरफ निकल रही है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन बनेगी। प्लस बताइए इसकी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो ये एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ओ जो दे रखी है 0.150, वो भी आई कैप की तरफ है भाई।
ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये ओ की जो रेफरेंस एक्सिस है उनके रेस्पेक्ट में देखा भाई, तो ये ऑलवेज आई कैप की तरफ रहेगी एक्सेलरेशन। आप बोलोगे नहीं सर ये तो रोटेट कर जाएंगे, तो एक्सिस भी तो रोटेट कर जाएंगे ना, एक्सिस साथ साथ रोटेट कर रही है डिस्क के, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन ऑफ बी लिखोगे। अब यहां से अगर आप फर्दर इसको सोल्व करते हो तो आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ बी आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1.2 के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप माइनस 36 इंटू 0.4 करोगे तो ये बन जाएगा 14.4 आई कैप। एक बार कैलकुलेशन देख लेना भाई मेरी, 4 6 24 2 और 12 और 2 14, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 6 72 तो प्लस 7.2 जे कैप प्लस 0.150 आई कैप, ये बन जाएगा दोस्तों। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ये बन जाएगा 8.4 जे कैप माइनस इसमें से ये घटाओगे तो 14.25 आई कैप। ये मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल आ जाएगा, बॉल की एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर जरा देखिए, आपकी जो पोजीशन है उसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है और डायरेक्शन मेरी रोटेट कर रही है, दैट्स व्हाई ये सारी टर्म निकल के आएंगी। इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, कोरियोलिस एक्सेलरेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है भाई, ये आगे चल के देखना बहुत बढ़िया रूप ले लेगी। जब हम कोरियोलिस फोर्स पढ़ेंगे तो इसी एक्सेलरेशन से निकालेंगे कोरियोलिस फोर्स को, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कोरियोलिस एक्सेलरेशन। अब इंटरेस्टिंग क्या है जरा देखिए, जो कोरियोलिस एक्सेलरेशन है वो जे कैप की तरफ है। इसका मतलब है इस इंस्टेंट पे वो इधर की तरफ इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन है। तो आगे चल के आप देखिएगा जब न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे तो इसके ऊपर इसका मतलब इधर की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। वो फोर्स जो है एक सूडो फोर्स होगा, वो सूडो फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स बोलेंगे। एक और फोर्स भी होगा इसमें, ठीक है। कौन सा फोर्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा इसके ऊपर, कोई हम अलग से तो फोर्स लगा नहीं रहे, जबकि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो आई कैप की तरफ भी है, बल्कि माइनस आई कैप की तरफ भी है इसकी एक्सेलरेशन, मतलब अंदर की तरफ भी कोई एक्सेलरेशन है, ठीक है। वो भी हम देखेंगे कि वो क्या कौन सी एक्सेलरेशन है। तो इसके ऊपर कई सारे सूडो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है और एक आपका कोरियोलिस फोर्स एक्ट कर रहा है। दोनों ही आगे चल के हम देखेंगे कि उनको हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, और उनको कैसे देखते हैं वो सब देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए नहीं भाई, ठीक है। फिलहाल बस आप ये ध्यान रखिए, जे कैप की तरफ एक एक्सेलरेशन आई है, इसको हम बोलेंगे कोरियोलिस एक्सेलरेशन। ये वाली जो टर्म है कोरियोलिस एक्सेलरेशन को हमें बताती है, ठीक है। जो यहां से जब हमने निकाला तो ये इतना आया। अब ये एक सूडो फोर्स की वजह से आती है, वो कैसे सूडो फोर्स की वजह से आती है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं रब कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमने जो वेलोसिटी में कुछ क्वेश्चंस किए थे उन्हीं को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। सोचिए मेरे पास एक इस तरह की ऐसा ही क्वेश्चन हमने उसमें भी किया था, जब हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे थे तब भी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था भाई। मान लीजिए मेरे पास इस तरह की कोई रोड है, ठीक है, यहां पे इसका जिसके अबाउट ये घूम रही है और यहां पे हमने एक ब्लॉक लगा रखा है, ठीक है भाई, ऐसे ऐसे ये कुछ है, और हमने यहाँ पे एक थ्रेड बांधा हुआ है इसके साथ, ठीक है। हमने यहाँ पे एक थ्रेड बांध दिया है यहाँ पे, और हम क्या कर रहे हैं, इस थ्रेड को इसके थ्रू नीचे खींच रहे हैं, ठीक है। ये कोई ब्लॉक है जिसको मैं ए ब्लॉक का नाम दे रहा हूँ, ब्लॉक ए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको अंदर की तरफ खींच रहा हूं, इसकी एक वेलोसिटी भी है जिससे इसको थ्रेड को खींच रहा हूं, और एक इसकी एक्सेलरेशन भी है, तो ये अंदर की तरफ खींच रहा हूं भाई मैं। दूसरा, इसके पास हमने इसको एक एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखी है। क्या है सुनिए, ब्लॉक ए जो है इज पुल डाउन थ्रू द होल ओ, यहां पे कोई ओ होल दे रखा है, उसके थ्रू हम इसको डाउन पुल कर रहे हैं, ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जो है या एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी जो दे रखी है ए की वो दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 2 मीटर पर सेकेंड ये दे रखा है अभी, ठीक है। हाँ जी, ओके। डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट दिस इंस्टेंट, द रोड रोटेट अबाउट ओ विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा की जो वैल्यू दे रखी है भाई वो आपको दे रखी है 4 रेडियन पर सेकेंड, अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 है। अच्छा ध्यान देना, ये जो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी दे रखी है ये विद रिस्पेक्ट टू रोड दे रखी है, जो ये रोड है ना, विद रिस्पेक्ट टू रोड आपको दे रखी है, विद रिस्पेक्ट टू ओ पूछ लो आप,
जो O है उसके रेस्पेक्ट में दे रखी है, जो मेरा O पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में अंदर की तरफ खींच रहा हूं मैं, या विद रेस्पेक्ट टू रोड भी बोल सकते हो आप कि भाई रोड जो है वो उसके रेस्पेक्ट में है भाई। और आपको क्या बतानी है, आपको इस ब्लॉक की एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन बतानी है। आपको क्या पूछा जाता है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, आपको इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन बतानी है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन आपको बतानी है भाई। और आपको ये भी दे रखा कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये जो लेंथ है ये 0.10 मीटर है, यहां से लेके यहां तक की जो थ्रेड की जो लेंथ है वो 0.10 मीटर है। आपको बताना है इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो अब आप क्या करोगे दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए, इसकी जो लेंथ है ना आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, भाई जो रोड है ना, ये पूरी जो रोड है इसको इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे रखी, तो इसके रेस्पेक्ट में देने का मतलब क्या है, इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लो भाई, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में है, तो मैंने वो पॉइंट ले लिया, ओ ही पॉइंट ले लिया वो, सोचिए। तो आप ये कह सकते हो कि ये ओ के रेस्पेक्ट में ये हमारे पास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपको दे रखी है। दूसरी बात, यहां पे जो आर ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये आपका वेरी कर रहा है दोस्तों, ये आपका फिक्स नहीं है, इनके बीच का जो गैप है ना ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो अब अगर मैं यहां पे रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का इस्तेमाल करूं तो कोई मुझे दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये भी रोटेट कर रही है और उसके ऊपर एक और रखा हुआ है वो भी रोटेट कर रहा है, तो यहां पे रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल कर सकते हो। और इधर आप क्या ले सकते हो, इधर आप ले लो इसका आई कैप, ये मेरा आई कैप हो गया और ये मेरा जे कैप हो गया, रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम ले लेता हूं। और जो फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम है वो मैं अलग से ले लेता हूं, आई कैप जे कैप। जिस इंस्टेंट पे आप एनालाइज कर रहे हो उस इंस्टेंट पे फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम का आई कैप जे कैप भी उधर ही है जिधर मेरा रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का आई कैप जे कैप है, तो ये मैंने उधर ही ले लिया। अब जरा देखिए, अब अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए लिखूंगा तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या आएगा, वो आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ओ प्लस अल्फा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, और ये रिलेटिव है भाई। इस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों। अब जरा देखिए ध्यान से, आपको क्या क्या दे रखा है, ओ पॉइंट की एक्सेलरेशन तो 0 होगी भाई, ठीक है, मुझे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालिए, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस आई कैप जे कैप के कैप, तो ये पॉइंट तो मेरा 0 हो गया। अल्फा, अल्फा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ये मेरी 0 है, एंगुलर एक्सेलरेशन वो मेरी 0 भी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ये। अब आइए माइनस ओमेगा स्क्वायर, किस रेट से मेरी मतलब जो एक्सिस है उनकी ओमेगा क्या है, उनकी ओमेगा जो है वो है दे रखी है 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा भाई, इंटू आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ए की पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में 0.1 है भाई और वो आई कैप की तरफ है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, तो ये 8 बन जाएगा, 2 ओमेगा की वैल्यू 8 बन जाएगी, और ये के कैप बनेगा भाई, ठीक है, ये बनेगा के कैप बाहर की तरफ है ना, क्रॉस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ए की जो वेलोसिटी है ओ के रेस्पेक्ट में वो अंदर की तरफ है, -2 आई कैप लिखोगे इसको, -2 आई कैप अंदर की तरफ है ना, एंड प्लस क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी अंदर की तरफ है भाई, तो -4 आई कैप, ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो ध्यान से देखिए, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1.6 आई कैप, ये क्या बन जाएगा -16 जे कैप -4 आई कैप, ये मेरे पास हो जाएगी एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट, जो ए ब्लॉक है उसके एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो बनेगा -5.6 आई कैप -16 जे कैप, ये मेरे पास क्या आएगी, इसकी एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन आएगी ए पॉइंट की। आई होप आपको ये समझ आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बस आपको ये देखना है कि रिजिड बॉडी के साथ एक और रिजिड बॉडी कनेक्ट है और जो रोटेट कर रही है, ठीक है, रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, उसके साथ एक और बॉडी अटैच्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हमने वेलोसिटी कैलकुलेशन में भी लिया था एंड हम एक्सेलरेशन कैलकुलेशन में भी इनको ले रहे हैं, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, सुनिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक डिस्क है, इसको हमने पहले भी सोल्व करवाया था भाई, लेकिन अब मैं आपको इसको फिर से सोल्व करा रहा हूं क्योंकि इस बार हम एक्सेलरेशन में इंटरेस्टेड हैं, वेलोसिटी में इंटरेस्टेड नहीं है भाई। ये मेरे पास कोई डिस्क है जिसको मैं रोटेट कर रहा हूं और इसकी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी दे रखी है डिस्क की, वो दे रखी है 8 रेडियन पर सेकेंड और ये दे रखी है 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई। इस तरह से मेरे पास
कुछ गिवन है। दूसरा यहां पे ये आई कैप है और ये मेरा जे कैप है और ऊपर की तरफ है के कैप, और यहां पे हमने क्या किया, हमने ग्रूव निकाला हुआ है। अब ग्रूव जो है इस बार वो सर्कुलर ग्रूव है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सर्कुलर ग्रूव निकाला गया है, ठीक है, ऐसे हमारा सर्कुलर ग्रूव निकला हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉल यहां पे रखी हुई है भाई, ठीक है। आपको इसकी इनर रेडियस दे रखी है इस ग्रूव की, और आउटर रेडियस जो डिस्क की है वो भी आपको दे रखी है। तो आर इनर जो है वो कितनी है, वो आपको गिवन है 0.3 इनर ही दे रखी है, बस आउटर की तो आपको जरूरत ही नहीं है भाई, ठीक है। इनर रेडियस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉल जे एक्सिस पे इधर, और ये आपको दे रखा है। आपको एक और जानकारी दी हुई है क्या, कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिस्क के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, और वो आपको इस तरफ है भाई, आई कैप की तरफ है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी आपको दे रखी है और एक्सेलरेशन भी आपको दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, ये आपको दे रखी है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से भी आपको इसकी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दे रखी है डिस्क के रेस्पेक्ट में। आपको बतानी है कोई फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस है, उसके रेस्पेक्ट में क्या होगी। फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस भी मैं आई कैप जे कैप के कैप इधर ही ले लेता हूं दोस्तों, सो दैट मेरे लिए आसानी हो, ठीक है। जो मैंने रोटेटिंग, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आप खुद सोचिए डिस्क रोटेट कर रही है और उसके ऊपर एक बॉल भी लगा रखी है, तो बॉल भी एक तरह से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल होगा, और फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मुझे बतानी है डिस्क की, सॉरी बॉल की एक्सेलरेशन बतानी है क्या होगी, और वेलोसिटी भी बतानी है। वेलोसिटी हम ऑलरेडी पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए इसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी, ठीक है। अब जरा देखिए कैसे करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो बॉल है वो केवल एक ग्रूव में मूव कर सकती है, और इस ग्रूव में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ बॉल लिखूंगा, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, सो दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ओ, मैं डिस्क के ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं तो ओ पॉइंट ले लेता हूं, प्लस क्या बन जाएगा बताओ, अल्फा क्रॉस आर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ, एंड और क्या टर्म आएगी, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ, एंड दिस इज रिलेटिव एक्सेलरेशन, और ये मेरी रिलेटिव वेलोसिटी थी, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो भाई, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, ठीक है भाई। अब सुनिए दिक्कत क्या है, क्या ये टर्म आएगी या ये टर्म आएगी, क्वेश्चन ये है। ये टर्म कब आती है, जब आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ का मैग्नीट्यूड बदलता हो। यहां पे तो मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा भाई, बॉल जो घूमेगी वो तो इसी डिस्क, इसी सर्कुलर इस पे घूमेगी ना, आपका एक तरह से जो ग्रूव है उसी में तो घूमेगी, और अगर ग्रूव में घूमेगी तो पोजीशन बदलनी नहीं चाहिए भाई, फिर तो आपको यहां पे लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये अगर 0 है तो ये भी फिर 0 होगा, देखा जाए तो यही होना चाहिए, बट यहां पे फिर ये 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे अलग से दे दिया ना भाई। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ, और ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ, आपको अलग से दे दिया है, तो यहां पे आप इसको 0 नहीं ले सकते हो। सवाल ये है कि 0 क्यों नहीं आया, 0 तो आना चाहिए था। तो ऐसे केस में हम कैसे देखें, सुनिए, ऐसे केस में आप ये समझ सकते हो कि अगर तो ये बॉल अटैच्ड होती डिस्क के साथ तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, अगर इसके साथ अटैच्ड होती तो आर तो बदल नहीं रहा, आर बदल नहीं रहा तो हम क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये अटैच नहीं है और हमने ये अलग से दी है, ये वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपको इसके मोशन की वजह से नहीं आई है, ध्यान दीजिएगा, सुपरपोज की है, अलग से हमने इनकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को प्रोवाइड किया है कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप इनको वेलोसिटी दे दोगे या एक्सेलरेशन दे दोगे, तब तो ये लेना पड़ेगा ना भाई। पॉइंट को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब आप इसको 0 मत मानिए, अब आप इनकी जो वैल्यू दे रखी है वही पुट कीजिए, लेकिन आप बोलोगे कि सर यहां पे तो ये आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आर ऑफ बी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ओ अगर आप देखते हो तो ओ के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन तो बदल नहीं रही है बॉल की, मतलब खासकर जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो इन दोनों के बीच का गैप जो है वो ऑलवेज सेम रहता है,
डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज सेम आएगी, डायरेक्शन बदल सकती है बट डिस्टेंस तो सेम आएगी ना, तो फिर तो ये आनी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि ये अलग से प्रोवाइड कर दिए आपको, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इनको रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन दी गई है, नेचुरल मोशन से नहीं आई है ये, ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है कि भाई मोशन ही कुछ इस तरह का है कि उसी के अंदर आपका, जैसे हमने वो ग्रूव वाला एक और देखा था जिसमें यहां पे ग्रूव लगा हुआ था, तो जैसे घूम रही थी बॉल अपने आप बाहर आ रही थी, तो उसका नेचुरल मोशन था। ऐसे ही हमने क्या किया, हमने एक रोड के अंदर एक ब्लॉक रखा और ब्लॉक को थ्रेड से हम खींच रहे हैं, तो आर अपने आप उसका बदल रहा है, ठीक है, उसके मोशन के अंदर ही आर बदल रहा है। बट यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे तो आर जो है दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड वो तो बदल नहीं रहा है, तो फिर हमें इनको जीरो लेना चाहिए क्या? अगर ये जीरो लेना चाहिए था मुझे, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स में ना देता तो, ठीक है। बट इसमें एक्सटर्नल फोर्स से आपको रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दी गई है, तो इनको अब हम लेके चलेंगे दोस्तों, इनको जीरो नहीं मानेंगे। पॉइंट को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में भी यही है, आप इनको लेके चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पे मल्टीपल तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। वेलोसिटी में हमने मल्टीपल तरीके से इसको सोल्व करवाया था, मैं आपको दोनों तीनों तरीके से करवाता हूं। सबसे पहले बेसिक तरीके से, जिनमें हम इनको अलग से लेके चलते हैं, सोचिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आए हैं, सुपरपोजिशन का कंसेप्ट हमने लगाया है, तो ये टर्म जरूर आएंगी भाई। तो अगर ये आएंगी तो अब आप कैसे लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, तो इसको और भी तरीकों से सोल्व करेंगे, देखना। ये तो आपका जीरो बन गया, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे, अच्छा इसकी एक्सिस मेरी रोटेट कर रही है, ध्यान रखना। तो बॉल जो है वो किधर रहेगी, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जे की तरफ है, हमेशा जे की तरफ नहीं रहेगी भाई, क्योंकि बॉल जो है घूम भी रही है ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भाई यहां पे। तो अब आप बताओ अल्फा, अब ये जो अल्फा है, इसका अल्फा ले लो, क्या लिखोगे बताओ जरा, 5k कैप क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो बन जाएगा 0.3 जे कैप। अभी देखिएगा आगे चल के मैं एक और 2-3 मेथड बताऊंगा इसके करने के, माइनस ओमेगा स्क्वायर 64 इंटू 0.3 जे कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, इसका मतलब 16k कैप क्रॉस वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ, दिस इज 3, एंड इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आई कैप की तरफ है तो आई कैप लिख दिया, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ 1.5 एंड आई कैप, ये मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ आई है, ठीक है। एक बार आप इसको जरा देख सकते हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए भाई, अब 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, ओके, इधर की तरफ इंक्रीज हो रही है भाई कांस्टेंट रेट से, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप की तरफ इंक्रीज हो रही है। जरा देखते हैं ये क्या बनेगा, यहां से अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा 1.5 माइनस आई कैप माइनस 19.2 जे कैप, एंड यहां पे प्लस क्या बन जाएगा 48 जे कैप प्लस 1.5 आई कैप, ठीक है भाई। तो अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ बॉल की बात करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल क्या बनेगी बताइए, यहां पे जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल आएगी तो 48 में से ये माइनस कर दो, ये तो कट ही गया अभी आपका, तो अगर आप ये माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 48 माइनस 19.2 करना ना भाई, तो पहले 48 माइनस 19 ही कर दो ना आप, 48 माइनस 19 करोगे तो 29 बनेगा मेरे ख्याल से, 29, तो 28.8 बन गया ये जे कैप, ये आना चाहिए मेरा एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, और ये एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन है। मैं अब जरा इसको चेक करता हूं कि क्या मैंने ये सही लिखा है, क्योंकि मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। मैं इसका आंसर एक बार चेक कर लेता हूं, 16,131 एक्सेलरेशन ऑफ बॉल जो है वो है -1.2 जे कैप, -1.2 जे कैप, ये तो बहुत अलग आया भाई, इतना तो आया ही नहीं, हमारे पास तो 28.8 आया है। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी, जरा देखो, आपने जो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखी है ना, इसमें केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखी है, इसके पास क्या होगा, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन भी आएगी भाई अंदर की तरफ, ठीक है, क्योंकि इस कर्व पे ये मूव करेंगे ना, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू वो आएगी, उसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक आपका टेंजेंशियल, एक आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन भी आएगा। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा, ये तो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ, नॉर्मल जो बनेगा वो बनेगा v²/r, और इसकी वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओ 3, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन r की वैल्यू कितनी है 0.3, तो ये बनेगा 30, ठीक है, ये आपका 30 और आएगा, अंदर की तरफ आएगा भाई माइनस जे कैप, तो यहाँ पे -30 जे कैप हो आएगा, तो दिस इज -30 जे कैप, ये कट गया यहां से, और यहाँ पे -30 जे कैप, तो जब आप इसको लिखोगे तो क्या बनेगा
1.2 जे कैप, ये आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपने देखो एक छोटा सा पॉइंट मिस कर दिया और उसकी वजह से आंसर आपने गलत निकाल दिया। 1.2 जे कैप, मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या आंसर दिया है। आई थिंक ये आंसर करेक्ट होगा 16 ओके, -1.2 जे कैप इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई है। तो जरा देखो, अगर हम स्टेप वाइज चलते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन अब सुनिए, इसके और भी तरीके हैं दोस्तों। और क्या तरीके हैं जरा देखिए। पहले आपको मैं वेलोसिटी वाले तरीके में लेकर चलता हूं। वेलोसिटी हमने कैसे कैलकुलेट की थी? वेलोसिटी ऑफ बॉल अगर मुझे निकालनी हो, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल अगर मुझे निकालनी हो एब्सोल्यूट वेलोसिटी, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ओ प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ रिलेटिव। तो अब अगर सुनिए, जिस ओमेगा से एक्सिस रोटेट कर रही हैं उसी ओमेगा से, मतलब जिस एक्सिस से, जिस ओमेगा से डिस्क रोटेट कर रही है, अगर वो उसी ओमेगा से मैं एक्सिस को रोटेट करवा दूं तो फिर क्या बनेगा बताओ जरा। वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या बनेगी? दैट विल बी इक्वल टू v नॉट, तो ये तो हो गया 0 प्लस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू मैं 8 k कैप लिख लेता हूं, क्रॉस r ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू o, तो दिस इज 0.3 जे कैप। ठीक है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जे कैप की तरफ है, प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो वो 3 आई कैप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा 3 आई कैप और माइनस 2.4 आई कैप, तो ये बन जाएगा 0.6 आई कैप। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बॉल आ जाएगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। लेकिन इसी वेलोसिटी ऑफ बॉल को निकालने का एक और तरीका भी है। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं रहा है, आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वो बदल नहीं रहा है, तो आपने ये टर्म क्यों ले लिया है? ठीक है, ये टर्म तो लेनी नहीं चाहिए थी। असल में यहां पे दो मोशन सुपर इंपोज कर दिए हैं। एक एक्सटर्नल मोशन आपने सुपर इंपोज किया एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से, और एक मोशन जो इस डिस्क की वजह से है वो तो है ही। अगर आप इस मोशन को डिस्क वाले मोशन की तरह से देख रहे होते तो यहां पे ये टर्म नहीं आती, केवल ये टर्म आती। आपने ये टर्म क्यों लिखी है? क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स से अलग से आपने सुपर इंपोज कर दिया इसके ऊपर, तब ये टर्म आई है। अब जरा सोचिए इसको दूसरे तरीके से अगर मैं देखूं, इसी को वेलोसिटी में भी हमने ये समझाया था, ये दूसरा तरीका। आप इसको ये वाले टर्म पॉइंट को समझिए क्यों ले रहे हैं। ये इस वजह से, तो अगर आप सिर्फ डिस्क की वजह से इसको देखते हैं तो डिस्क की वजह से तो आनी नहीं चाहिए थी ये। प्रॉब्लम ये है कि आपने ये इसके ऊपर एक और मोशन सुपर इंपोज कर दिया है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के, और आपने इसको अलग से एक रिलेटिव वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है, जिसकी वजह से ये आए है, ये टर्म आई है। अदरवाइज ये टर्म आनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, इसी चीज को एक और तरीके से कर सकते हो आप। कैसे? जरा देखो भाई, आपके पास ओमेगा तो क्या है बताओ? इसका डिस्क का खुद का रोटेशन है, और अगर आप इसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर देते हो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, टेंजेंशियल वेलोसिटी है 3, तो अगर मैं इस 3 की वजह से एक तरह से इस बॉल को एक और ओमेगा दे दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बॉल तो सर्कुलर मोशन में है ना भाई, जो मेरी बॉल है वो इस तरह से सर्कुलर मोशन में है, और बॉल को एक टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दी गई है 3 मीटर पर सेकंड, एक्सटर्नली प्रोवाइड कर दी है। और ये आपकी यहां पे टेंजेंशियल वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? वो होती है आर ओमेगा के बराबर। तो ओमेगा ऑफ बॉल क्या बन जाएगा? एक अलग से ओमेगा सुपर इंपोज कर दिया गया है बॉल के पास, बॉल को अलग से ओमेगा प्रोवाइड कर दिया है, और वो कितना आया है? 3 डिवाइड बाई आर, 0.3, 10 रेडियन पर सेकंड का आप ये कह सकते हो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉल को एक अलग से ओमेगा दे दिया है, और वो माइनस के कैप की तरफ दिया है। इसका मतलब देखा जाए तो जो नेट मेरा जो बॉल है, फिलहाल बॉल यहां पे है, लेकिन बॉल की जो नेट जो मेरी ओमेगा है ना, वो 8 तो डिस्क की वजह से इधर है और 10 आपकी इधर है, तो नेट जो ओमेगा आएगा वो इस तरफ हो जाएगा, और वो 2 रेडियन पर सेकंड से हो जाएगा। नेट मेरा 2 रेडियन पर सेकंड से हो जाएगा। पॉइंट को समझिए भाई मैं क्या बोल रहा हूं। तो बॉल का मेरे पास नेट ओमेगा ये आ गया है। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूं, बॉल की नेट एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगी इधर की तरफ? आप बोलोगे सर इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा सुनिए, मुझे यह पता चल गया कि बॉल के पास नेट एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो अब मैं आई कैप, जे कैप, के कैप जो लूंगा, वो उनकी जो ओमेगा लूंगा, वो मैं क्या लूंगा? वो ऐसे लूंगा सच दैट बॉल ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में रहे। तो इसलिए मैं एक्सिस का जो रोटेशन ले रहा हूं वो मैं 2 रेडियन पर सेकंड ले रहा हूं माइनस के कैप की तरफ। तो अब मैं जो लूंगा वो -2 के कैप की तरफ लूंगा, ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
अब मैंने जो एक्सटर्नल मोशन था उसी को सर्कुलर मोशन में इंक्लूड कर दिया है, जो पहले से जो डिस्क की वजह से मोशन था उसके अंदर इंक्लूड कर दिया है मैंने बॉल के सर्कुलर मोशन को भी। बॉल को जो एक्सटर्नल मोशन प्रोवाइड किया था उसके अंदर ही इंक्लूड कर दिया है, और नेट मोशन जो है बॉल का वो 2 रेडियन पर सेकंड से इधर की तरफ आ गया। अब आप जरा देखिए, अब आप बोलोगे कि जो आर है, बॉल की जो आर है, जो लोकेशन है, वो ऑलवेज क्या रहेगी, ऑलवेज मेरी 0.3 रहेगी और जे कैप की तरफ रहेगी। बॉल की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ओ जो है वो ये आएगा। अब अगर मैं इसमें अंदर डालूंगा तो अब ये नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि पोजीशन तो बदल नहीं रही है और हमने अब सारे मोशन को एक ही मोशन में इंक्लूड कर दिया है। जो एक्सटर्नल जो फोर्स लगाया था जिसकी वजह से एक्सटर्नल वेलोसिटी आई थी वो भी हमने सर्कुलर मोशन ओमेगा के अंदर ही सुपर इंपोज कर दिया है। तो अब जरा देखिए, अब जो वेलोसिटी ऑफ बॉल लिखोगे वो क्या लिखोगे बताओ जरा। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू ओ पॉइंट की वेलोसिटी तो 0 है। अब ये जो ओमेगा आएगा, ये ओमेगा डिस्क का ओमेगा नहीं होगा, क्योंकि जो पहले हम क्या मान रहे थे, पहले हम जो एक्सिस की रोटेशन ले रहे थे वो डिस्क के बराबर ही ले रहे थे। डिस्क के साथ साथ हमारी एक्सिस रोटेट कर रही थी, वही ओमेगा हम एक्सिस का भी ले रहे थे और इसको फिर हम रिलेटिव में डाल रहे थे, इसको हम रिलेटिव में डाल रहे थे। अब हमने क्या कर दिया, हमने रिलेटिव को मर्ज कर दिया इस ओमेगा के साथ। तो अब हमने बोला कि नेट ओमेगा जो आएगा वो 2 रेडियन आएगा माइनस के कैप की तरफ। तो आप लिखोगे -2 के कैप क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या बनेगा, 0.3 जे कैप प्लस 0 लिखेंगे। अब इसको रिलेटिव को 0 लिखेंगे क्योंकि कुछ नहीं चेंज हो रहा, मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही इसकी पोजीशन बॉल की। आप बोलोगे नहीं सर बॉल तो इधर जा रही है, तो बॉल इधर जा रही है, एक्सिस भी तो उसके साथ साथ बॉल के साथ साथ ही घूम रही है इस बार, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए भाई, हमने एक अलग डायरेक्शन दे दी है आंसर की। तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी बताओ, 0.6 आई कैप हो जाएगी। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 0.6 आई कैप हो जाएगी। इस तरह से भी आप इसको सोच सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। बिकॉज कई लोगों को यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ये डाउट आता है कि ये टर्म कैसे आ गई, ये टर्म तो आनी नहीं चाहिए थी। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ये टर्म क्यों आई है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वेलोसिटी दे दी है, रिलेटिव वेलोसिटी दे दी आपने, अलग से फोर्स लगा के उसको वेलोसिटी प्रोवाइड की है, उसकी वजह से ये टर्म आई है। आई होप आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो ये आगे ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन आप इसको अवॉइड कर सकते हो, आप इसको इसी के अंदर मर्ज कर दो ना। आप मान लो कि डिस्क के पार्ट ही है, तो डिस्क की नेट रिजल्टेंट ओमेगा निकाल लो, सो दैट जो बॉल है वो डिस्क के साथ साथ ही घूमे। तो डिस्क को अगर मैं नेट 2 रेडियन पर सेकंड इधर कर देता तो बॉल भी मेरी 2 रेडियन पर सेकंड से इधर आती। सुपरपोज करने के बाद हमने इस चीज को देखा है, ध्यान दीजिएगा। सुपरपोज करने के बाद बॉल की जो नेट एंगुलर वेलोसिटी बनेगी वो 2 रेडियन पर सेकंड बनेगी। तो आप एक काम करो ना, आप ये मान लो कि डिस्क के ऊपर बॉल रखी हुई है और डिस्क 2 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रही है, बस बॉल भी आपकी 2 रेडियन पर सेकंड से फिर रोटेट करेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सोच सकते हो। ऐसे ही फिर आप बोलोगे कि सर फिर तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अगर इस कंसेप्ट से निकालनी हो। तो एंगुलर एक्सेलरेशन में एक तो आपको अल्फा आपको सुपरपोज करना पड़ेगा और एक आपको ओमेगा सुपरपोज करना पड़ेगा, और फिर आप ये टर्म जो है, इन टर्म्स को आप बाय बाय बोल सकते हो, ठीक है। इन टर्म्स को आप हटा सकते हो, आप खुद दिमाग लगा के देखना कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, ठीक है। जरा सोचिएगा, बट मैंने आपको यहां पे आइडिया दे दिया है। वैसे अगर आप ये ना भी लगाते हो सुपरपोजिशन, बेसिक इस तरीके से भी चलते हो, तब भी आप इसको सोल्व कर लोगे, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, ठीक है। आप इसको बेसिक आइडिया से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जरा देखिए, और क्वेश्चन करते हैं भाई, और क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैं पहले ही करवा चुका हूं, वही क्वेश्चन एक बार दोबारा मैं करवा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट किए थे, अब हम एक्सेलरेशन पे आ गए हैं। सोचिए, ये मेरे पास एक सर्कुलर हुप है और यहां पे हमारे पास एक रोड है ऐसे, ठीक है भाई। और रोड को हमने यहां पे फिक्स कर रखा है इस पॉइंट पे, ये इसका सेंटर लाइन है। यहां पे आपको एक पाइप कनेक्टेड है ऐसे, और एक पाइप इसके साथ कनेक्ट, एक सिरा, मतलब पाइप जो है इस तरह का है भाई, और वो इसके ऊपर भी स्लाइड कर सकता है, इसके ऊपर भी स्लाइड कर सकता है। लेकिन ये पाइप आपस में यहां पे ज्वाइंट है, मतलब ऐसे 2 पाइप हैं, ये यहां पे ज्वाइंट है, ये आगे पीछे ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और इन पाइप के जो बाहर वाली रोड है और जो ये हुप है, इसके अंदर ये मूव कर सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। और आपको ये दे रखा है कि ये थीटा दे रखा है और ये ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, ठीक है, ओके। और ये रेडियस जो है वो 0.4 है भाई, ये दे रखी है 0.4। क्वेश्चन क्या है सुनिए, क्वेश्चन है
काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 3 रेडियन पर सेकेंड, और कांस्टेंट है भाई, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। डिटरमिन एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी, यहां पे कोई पॉइंट है सी, इस पॉइंट को सी बोल देते हैं, हमें चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ सी पॉइंट क्या होगा। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी लोकेटेड ऑन द डबल कोलर व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो एक्सेलरेशन ऑफ कोलर सी बताना है, ठीक है। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन कैसे करें, एक्सेलरेशन कैसे निकालें, जरा देखिए दोस्तों, ये एक रोड है, रोड रोटेट कर रही है और उसके ऊपर एक और कोलर लगाया हुआ है, रोड के ऊपर कोलर लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कोलर भी आगे पीछे मूव कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इसको ए बोल दूं और इसको सी बोल दूं तो आर ऑफ ए सी जो है वो भी वेरी कर रहा है, और मैं यहां पे रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल करूंगा। क्यों इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि एक रिजिड बॉडी के ऊपर दूसरी रिजिड बॉडी जो है वो आपकी चल रही है, तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस ले लेता हूं, इसको आई कैप इधर ले लेता हूं और इसका जे कैप इधर ले लेता हूं। ये मेरा आई कैप है और ये जे कैप है, और मैं मान रहा हूं कि ये रोटेट कर रहा है। किस ओमेगा से रोटेट कर रहा है, जिस ओमेगा से रोड रोटेट कर रही है उसी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। दूसरा एक फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस ले लेता हूं, फिक्स्ड में आई कैप जे कैप इधर ही ले लेता हूं आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा ये फिक्स्ड है। जिस इंस्टेंट पे मुझे एनालाइज करना है उस इंस्टेंट पे रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस भी मेरे उधर ही है। मैं जानबूझ के ले रहा हूं, आपको मैंने बताया था ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है। तो अब चलिए जरा देखते हैं अब क्या करेंगे दोस्तों। अब मैं एक्सेलरेशन ऑफ सी लिखना चाह रहा हूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखेंगे, मतलब ए की टर्म्स में लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस ओमेगा क्रॉस अल्फा क्रॉस आएगा भाई, अल्फा क्रॉस आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये लिखोगे, एंड यहां पे क्या लिखोगे बताओ जरा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए रिलेटिव। आप ये लिखोगे भाई, यही आपका एक्सप्रेशन होता है। अब ये जो टर्म है कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ये टर्म तब आती है जब आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए बदलेगा टाइम के साथ, और ये बदलेगा, आप देख सकते हो जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे मैग्नीट्यूड कम होगा तो ये चेंज होगा भाई, तो ये टर्म भी आएगी और ये टर्म भी आएगी। अब सवाल ये है कि कितनी आएंगी ये टर्म, इनको निकाले कैसे। पहले एक काम करते हैं, इस मैग्नीट्यूड को निकाल लेते हैं। जरा देखो ये आर है और ये भी आर है, तो अगर मैं ये लेंथ निकालूं तो क्या बन जाएगा, आर कोस 45, और इधर से भी 45 एंगल है तो आर, तो 2r कोस 45 बन जाएगा, 2r कोस 45 डिग्री, ठीक है। बल्कि मुझे तो थीटा लेना चाहिए, इन जनरल मैं इसको थीटा ले रहा हूं। 2r कोस थीटा जो है ये मेरे पास क्या आ गया, आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड आ गया दोस्तों। अगर डायरेक्शन भी लिखनी है तो ये आई कैप की तरफ रहेगा ऑलवेज, ये जो डिस्टेंस है ऑलवेज आई कैप की तरफ रहेगी, ध्यान से देखिए भाई। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब थीटा की वैल्यू व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, जब 45 डिग्री होगा तो आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, यहां पे 45 पुट कर दो भाई, 2 इंटू आर की जगह पे 0.4 पुट कर दो, डिवाइड बाई कोस 45 इज √2, तो ये बन जाएगा 0.4 √2 आई कैप। ये बन जाएगा कब, जब आपका ये इस पोजीशन में है, तब इसकी वैल्यू अपने को पता चल गई, आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। लेकिन अब मैं देखना चाह रहा हूं ये क्या बनेगा, और ये किसकी वजह से आता है, ये इसके मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से आता है। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना चाहूं तो वो क्या आएगा भाई, तो वो इसके मैग्नीट्यूड का जो डेरिवेटिव है वो ले लो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ, बताइए क्या बन जाएगा, 2r cos थीटा, और आई कैप में लगा देता हूं भाई, मैं इसका मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव ले रहा हूं, आई कैप को यूं का यूं लिख रहा हूं, उसकी वजह से ये टर्म आती है ना भाई, ठीक है। तो अब जरा देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2r cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप। तो इसका मतलब एक तरह से माइनस आई कैप की तरफ होगी वेलोसिटी, अंदर की तरफ आएगी वेलोसिटी, नेगेटिव आएगी भाई। डी थीटा बाई डी टी जो है ओमेगा की वैल्यू बन गई है, और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या बनेगी भाई, आर की वैल्यू क्या है बताओ जरा, आर की वैल्यू है 0.4 साइन थीटा, थीटा 45 है तो 1/√2 हो गया, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू है 3, ठीक है, और आई कैप। ये मेरे पास क्या हो गया दोस्तों, ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई है, तो क्या बन गई है बताओ जरा, ये बन गई है 1.2√2 माइनस के साथ आई कैप। ये आ गया है दोस्तों मेरे पास वेलोसिटी, इसके मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव लिया सिर्फ मैंने, आई कैप को आई कैप की तरफ ही रखा है, ठीक है। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए।
अब आइए एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए रिलेटिव। ये क्या होता है, ये वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया उसका जो मैग्नीट्यूड है उसके डेरिवेटिव को से आएगा। ये ध्यान देना, ये भी मैग्नीट्यूड टर्म की वजह से आया है, लेकिन ये कौन से मैग्नीट्यूड की टर्म से आया है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड टर्म की वजह से आया है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म आएगी। तो जरा देखिए, अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू आई कैप को यूं का यूं रख देंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे भाई -2r, ये यूं का यूं, पहले साइन थीटा का डेरिवेटिव लो। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, कोस थीटा, और डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर हो जाएगा। सही है भाई, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी टी, तो स्क्वायर बन जाएगा ये। एंड फिर क्या बनेगा, -2r साइन थीटा, और ये बन जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। एक बार देख लीजिए भाई सही है क्या, ठीक है। और डायरेक्शन जो है वो आई कैप था, वो आई कैप की आई कैप ही रखेंगे, ठीक है भाई। अब ये जो टर्म है ये तो खत्म होगी ना भाई, ये तो अल्फा है, अल्फा तो 0 आएगा भाई इसका ना, तो सिर्फ सिंपल ये टर्म निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए जो बनेगी वो क्या बनेगी, -2 r की जगह पे 0.4 कोस थीटा अगेन 1/√2 हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 3 दे रखी है तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, और ये आ जाएगा आई कैप। सही है भाई। तो कितना बन गया दोस्तों, ये बन गया 3.6√2 माइनस आई कैप, ठीक है भाई। इस तरह का मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया, रिलेटिव वाला पार्ट। अब तो बस सारी चीज पता है भाई, अब तो आप फटाफट सोल्व कर सकते हो। एक्सेलरेशन ऑफ ए मेरा 0 आएगा क्योंकि ये पॉइंट फिक्स्ड है एक तरह से, ठीक है। तो अब आप ये वैल्यूज पुट कर दो, मेरे ख्याल से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप एक्सेलरेशन ऑफ सी निकाल सकते हो, सी की एक्सेलरेशन क्या आएगी। तो आप पॉइंट को समझिए दोस्तों कि हमने ये चीज कैसे निकाली और ये चीज कैसे निकाली है। दे नहीं रखा अलग से क्वेश्चन में, दिया होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं दे रखा तो भी कोई बात नहीं, आप इसको इस तरह से लिख के और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मुश्किल नहीं था, इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। अगला सवाल देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। जरा देखिए क्या है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक डिस्क है, एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, ऐसा सर्कुलर सरफेस है, ठीक है, ये सेंटर है मेरा इसका, और मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, ठीक है। ये O पॉइंट दे रखा है, इधर आपको X एक्सिस दे रखी है भाई, और इधर Y एक्सिस है। असल में मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं इसका, ठीक है, ये I कैप है, ये J कैप है, ये टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ऊपर से दिखा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो J कैप आपकी तरफ हो जाएगा, आप ये समझिए। अच्छा, ये जो है ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन आपको दे रखा है अल्फा 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है भी, ठीक है। और एक बंदा खड़ा है जो ए पॉइंट पे है, यहां पे कोई पॉइंट है ए, उस ए पॉइंट पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है भाई। अब सुनिए क्या है, अच्छा ओमेगा भी दे रखा है भाई, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 0.5 रेडियन पर सेकेंड, ये आपको ओमेगा दे रखा है, ठीक है। और ये इस तरफ है भाई, दोनों के दोनों इस तरफ है, ठीक है। अब सुनिए क्या कह रहा है ये, अब ये बंदा जो है ये चलना शुरू कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से इस तरफ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो दे रखा है 0.75 मीटर पर सेकेंड, इस तरफ चल रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है, बी तक आ रहा है भाई, और यहां पे कोई पॉइंट है डी, ठीक है। अब जरा देखिएगा क्या दे रखा है, ये रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म है भाई, ये विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेटफॉर्म है, तो रिलेटिव टू ओ बोल देता हूं, या रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म बोल दो, चलो प्लेटफॉर्म को पी लिख रहा हूं भाई। ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है भाई, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ऐसे चल रहा है, मतलब आपका इस तरफ बी पे जा रहा है ये, तो बी पे ऐसे जा रहा है, ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। और आपको क्या बताना है, इसकी एक्सेलरेशन बतानी है व्हेन ही रीचेस एट द पॉइंट डी अलोंग एडीसी, अलोंग एडीसी, इसको सी बोला गया भाई। ये कह रहा है जब ये अलोंग एडीसी चल रहा है, ये कोई लाइन लगी हुई है यहाँ पे, इस लाइन के अलोंग चल रहा है वो, उसको बाकी कुछ नहीं दिख रहा, उस लाइन के अलोंग उसको चलना है। तो जब ये इस लाइन के अलोंग चलेगा, तो जैसे ये डी पे पहुंचेगा आपको बतानी है इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है। डी की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, आपको ये बताना है भाई। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखिए, डिस्क रोटेट कर रही है और ये बंदा जो है ए से सी पे चल रहा है अलोंग दिस लाइन, और इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेटफॉर्म वो आपको दे रखी है, ठीक है। और प्लेटफॉर्म खुद रोटेट कर रहा है,
तो रोटेटिंग सरफेस के ऊपर एक और बंदा चल रहा है, मोशन में है। इसका मतलब क्या करोगे, रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल कीजिए और आप कोशिश करो कि जो मेरी रेफरेंस एक्सिस रोटेट करेंगी वो जिस ओमेगा से ये रोटेट कर रही है उसी ओमेगा से ये रेफरेंस एक्सिस भी रोटेट करे। आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या होगा? भाई इसका फायदा होगा, रोटेटिंग जब भी आपका एक रिजिड बॉडी रोटेट करती है और उसके ऊपर दूसरा बंदा कोई रखा हुआ है, वो भी चल रहा है, वो भी मोशन में है, तो हम रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो चलिए जरा देखिए भाई, अब अगर मैं इस पर्सन का जो ए बंदा है, नहीं भाई ये मैंने गलत लिख दिया ना, ए तो कोई पॉइंट है भाई, ये बंदा जो है वो ए पॉइंट पे है, ये कोई पर्सन है भाई, इसको मैं क्या नाम दूं, इस पर्सन को डी ए बी सी डी ई बोल देता हूं। ये बंदा का नाम है ई नाम है इस बंदे का, और वो फिलहाल ए पे खड़ा हुआ है और उसकी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म वो दे रखी है भाई आपको, वो आपको इस तरफ दे रखी है और वो आपको 0.75 दे रखी है। ठीक है, अब सुनिए भाई, जब ये रोटेट करेगा तो ये लाइन भी साथ साथ रोटेट करेगी इसके साथ साथ। बंदे को ये लाइन नहीं नजर आ रही है, बस बंदे को कुछ और नहीं, चीटी मान लो ना इसको आप, ठीक है, बंदे को सिर्फ ये लाइन नजर आ रही है और आई कैप जे कैप भी रोटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस बंदे की जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो ऑलवेज जे कैप की तरफ रहेगी। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि देखो डिस्क के साथ साथ ये लाइन भी रोटेट कर रही है और जे कैप भी रोटेट कर रहा है, क्योंकि मैं रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल कर रहा हूं। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो ऑलवेज क्या रहेगी, जे कैप की तरफ रहेगी। सही है। अब जैसे ये डी पे पहुंचता है उस इंस्टेंट में इसकी वेलोसिटी इधर ही रहेगी और जे कैप की तरफ ही रहेगी। आई होप आपको समझ आया कि कैसे मैंने इसको लिखा है। अब सुनिए, अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ई लिखूं, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ई लिखूं, तो दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ओ मतलब प्लेटफॉर्म लिख रहा हूं भाई मैं, ठीक है, ओ को प्लेटफॉर्म ही बोल दो क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ही तो है ये पॉइंट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ओ प्लस क्या बन जाएगा बताओ जरा, अल्फा क्रॉस आर ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस 2 ओमेगा क्रॉस आर ऑफ क्रॉस वी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ओ। ये बनेगा दोस्तों। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है भाई, ठीक है, ये कांस्टेंट स्पीड से इधर की तरफ चल रहा है, ये कांस्टेंट है, ये ध्यान देना। इसकी ये जो रिलेटिव स्पीड है ना ओ के रेस्पेक्ट में या प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है भाई, ठीक है, ये कांस्टेंट है। अब सुनिए मेरी बात, ये मेरे पास एक्सेलरेशन है भाई, तो अगर मैं देखूं तो ये तो खत्म हो गया। अब आप बताइए अल्फा, अल्फा क्या है बताओ जरा, 2 और के 0.2 के कैप हो गया ना भाई, तो 0.2 के कैप क्रॉस बताइए आर ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ओ। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में यहां पे है बंदा जो पहुंचा हुआ है वो यहां पे है, तो यहां पे जो इस ई बंदे की जो पोजीशन है ओ के रिस्पेक्ट में वो 1 है आई कैप की तरफ, ऑलवेज आई कैप की तरफ रहेगी भाई इस पोजीशन पे जब आएगा तब। आप बोलोगे क्यों सर? क्योंकि ये खुद भी रोटेट कर रहा है और आई कैप भी रोटेट कर रहा है, तो ये जो पोजीशन आएगी तो ऑलवेज आई कैप की तरफ ही रहेगी ना। पॉइंट को समझिए, मैं रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। माइनस ओमेगा स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 0.25 इंटू ये आई कैप बन जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, तो ये बन जाएगा 1 के कैप क्रॉस वेलोसिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ओ। इस बंदे की वेलोसिटी ओ के रेस्पेक्ट में कितनी है 0.75 और किधर रहेगी भाई जे कैप की तरफ रहेगी, प्लस अब ये एक्सेलरेशन और निकालते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ई विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओ के रेस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी ये अपने को सोचना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओ के रेस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी? अब जरा ध्यान से देखिए, ये बंदा कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर जा रहा है, रिलेटिव टू ओ कांस्टेंट वेलोसिटी है इसकी, तो इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो कितनी आएगी बताओ जरा, इसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी? अगर ये मुझे देखना हो इस पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन आएगी, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इसकी 0 आएगी, रिलेटिव एक्सेलरेशन। आप बोलोगे सर 0 क्यों आएगी? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ नहीं रही है टाइम के साथ। पॉइंट को समझिए, इस आर ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ओ जो है वो आपकी है आई कैप, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो आई कैप है और वो चेंज नहीं हो रही है दोस्तों, वो इधर जा रहा है तो वो चेंज नहीं हो रही है भाई। ये जो पोजीशन है आर ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ओ वो आई कैप की तरफ ही है और वो चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो उसका जो डेरिवेटिव बनेगा वेलोसिटी का वो 0 बनेगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के डेरिवेटिव से आया था ना भाई, तो ये जो टर्म आएगी ये 0 आएगी। अब जरा सोचिएगा आप ये 0 कैसे आएगी, ठीक है, इसके बारे में आप दिमाग लगाना। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों? वो वैल्यू निकल के आएगी 0.2 के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप माइनस 0.25 आई कैप
माइनस 0.75 आई कैप, ये बन जाएगा भाई। तो अगर आप इसको लिखोगे तो 0.2 जे कैप माइनस आई कैप, ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास एक्सेलेरेशन ऑफ ई आएगी, ठीक है। ई की एक्सेलेरेशन आपके पास आ जाएगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि क्या मैंने ये सही निकाला है क्या। तो मेरे पास जो है माइनस आई कैप प्लस 0.2 जे कैप, आई थिंक ये करेक्ट है, ठीक है। तो आप जरा सोचिए ये मैंने जीरो कैसे लिख दिया। अब सुनो, एक और इसका क्वेश्चन है अभी, और वो क्वेश्चन क्या है, अगर ये ऐसे आता सी पे और ये जो रेडियस होती है 3 मीटर होती, सोचिए यहां से वाया दिस पॉइंट आता, जैसे ये इस पॉइंट पे आया, ये जो रेडियस है ये 3 मीटर है सोचिए, और यहां पे इसकी जो वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है, कितनी है 0.75 मीटर, ये भी कांस्टेंट ही है। लेकिन इस बार ये जीरो ना होती, ठीक है, अगर ऐसे आता सर्कुलर, फिर क्या करते हैं, फिर आपका आंसर क्या होता। इन दैट केस अगेन यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी है इधर, लेकिन ध्यान दीजिएगा कांस्टेंट वेलोसिटी बेशक है, लेकिन यहां पे अंदर की तरफ भी अब एक एक्सेलेरेशन आएगी, ये वाली एक्सेलेरेशन खत्म हो जाएगी, मतलब इस बार एक्सेलेरेशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ओ जो आएगा उसमें ये वाला कंपोनेंट तो जीरो होगा, बट अंदर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा। वो कितना कंपोनेंट आएगा बताओ जरा, वो आएगा 0.75 का स्क्वायर डिवाइड बाय इस कर्वेचर की रेडियस, और इस कर्वेचर की रेडियस क्या दे रखी है 3, और वो आएगी माइनस आई कैप की तरफ। पिछली बार स्ट्रेट लाइन थी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इस पॉइंट पे थी वो इनफाइनाइट थी, तो इस वजह से अंदर की तरफ कोई एक्सेलेरेशन नहीं आई और इधर की तरफ भी कोई एक्सेलेरेशन नहीं आई, लीनियर मोशन था, इस वजह से वो जीरो हुआ था। इस बार जब ये ऐसे आएगा तो यहां पे इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, यहां पे जो ये r ऑफ e विद रिस्पेक्ट टू o आएगा, ये अब 3 आई कैप हो जाएगा, यहां पे 3 आई कैप हो जाएगा। तो अब अगर दूसरा, अगर ये ऐसे चलता है, ऐसे सर्कल में आता है ऐसे, फिर क्या आंसर होता, फिर एक्सेलरेशन ऑफ e जो आती वो क्या होती दोस्तों, ये तो जीरो हो गया। अल्फा, अल्फा की वैल्यू तो यही है भाई 0.2 k कैप क्रॉस r ऑफ e विद रिस्पेक्ट टू o के रिस्पेक्ट में e जो है वो 3 बनेगा अब ये, तो 3 आई कैप बन जाएगा, सही है भाई। माइनस ओमेगा स्क्वायर 0.25, 3 आई कैप हो जाएगा भाई, ओमेगा स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, तो ये तो के कैप हो गया, क्रॉस वेलोसिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ओ के रिस्पेक्ट में ई की वेलोसिटी कितनी है, ये दे रखी है 0.75 आई कैप ही रहेगी भाई, एंड प्लस अब ये टर्म और आएगी भाई, ये ई एक्सेलरेशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ई, ये आएगी माइनस 0.75 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो 0.75 को 3/4 लिख लेता हूं, तो 3/4 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, ये बन जाएगा माइनस 3/16 हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि एक नीचे भी तो 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 ऊपर आएगा, नीचे 4 इंटू 4 आएगा, तो नीचे 16 हो जाएगा, एक 3 कट जाएगा भाई, ये बनेगा आई कैप। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस बार ये लिखोगे एक्सप्रेशन, अगर ये ऐसे आ रहा है तो, कर्वी पाथ में अगर आ रहा है तो, पॉइंट को समझिए भाई मैंने कैसे लिखा है, रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस का इस्तेमाल किया है, जिस ओमेगा से प्लेटफॉर्म रोटेट कर रहा है उसी ओमेगा से मेरा एक्सिस भी रोटेट कर रही है, लेकिन इस चींटी को नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे बंदा ना लेके चींटी ले लो ना, चींटी को नहीं पता कि डिस्क रोटेट कर रही है, चींटी तो अपना पाथ ले रही है भाई, ठीक है, चींटी तो अपना पाथ ले रही है, तो जैसे कर्वी पाथ लेगी तो यहां पे 2 एक्सेलरेशन आएगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आएगी यहां पे वो तो मेरी जीरो होगी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहां पे कांस्टेंट स्पीड है इसकी, आप ये समझिए, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट स्पीड है ये इसकी, ठीक है, लेकिन इसके पास नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगी और वो बनेगी v² अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां पे कर्व की जो रेडियस है वो 3 है, तो ये अंदर की तरफ रेडियस आएगी दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इस बार ये जीरो नहीं होगा, पिछली बार ये स्ट्रेट थी ना, तो इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, स्ट्रेट लाइन की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है इनफाइनाइट होती है, तो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का वो जीरो आएगा, और इधर वाला कंपोनेंट भी जीरो आएगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से आगे की तरफ चल रही है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। तो ये दूसरे केस में एक्सेलरेशन आ जाएगी, आप एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ई निकाल सकते हो, क्या आएगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। आज के एपिसोड में इतना ही करेंगे, अगला एक और एपिसोड में देने वाला हूं एक्सेलरेशन कैलकुलेशन के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, ठीक है। एंड अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू।